हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। हमारा जो पिछला वीडियो था किंग लियर का, जिसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, इसमें हमने एक्सप्लेनेशन किया था। आज हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इंसाइट्स की। आपका थीम्स, एटमॉस्फेयर, एनालिटिकल क्वेश्चंस, आपके कैरेक्टर स्केचेस, तो इन सब के आंसर्स या इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किंग लियर का मूड देखते हैं, प्ले का क्या था। ओवरऑल जो मूड था किंग लियर का वो बहुत ही ट्रैजिक और सीरियस है, बहुत ही ज्यादा ग्लूमी टाइप का है। जैसे जैसे प्ले बढ़ता जाता है, आगे बढ़ प्रोग्रेस करता है, ये जो एक दुख है, दर्द है, तकलीफ है, ये और ज्यादा गहरी होती जाती है। शुरुआत में जो मूड है वो बहुत ही फॉर्मल और अथॉरिटेटिव लगता है, क्योंकि उस टाइम पे जो सेटिंग होती है वो रॉयल कोर्ट में होती है, जहां पर किंग लियर अपनी पूरी पावर जो है उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक शांति होती है उसके पीछे एक इमोशनल टेंशन है, जो लियर की अपनी प्राइड और उसके गलत जजमेंट के कारण होती है। जैसे जैसे प्ले डेवलप करता है, मूड जो है वो ड्रामेटिकली शिफ्ट होता है एंगर, बिट्रेयल, सफरिंग और डिस्पेयर की तरफ। लियर की इमोशनल इंस्टेबिलिटी, उसका जो रिजेक्शन होता है उसकी एल्डर डॉटर्स के द्वारा, या उसे जब सच का एहसास होता है धीमे धीमे, वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जिसमें कहीं ना कहीं आप मेंटली और इमोशनली अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद पाते हैं। एंड तक आते आते मूड बहुत ज्यादा ट्रैजिक हो जाता है, हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, क्योंकि लॉस, रिग्रेट और ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जिनको अब बदला नहीं जा सकता था। एटमॉस्फेयर क्या है इस प्ले का? जो एटमॉस्फेयर है किंग लियर का वो थ्रू आउट द प्ले आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। सबसे पहले हमने देखा था रॉयल कोर्ट का एटमॉस्फेयर बहुत ही ग्रैंड, कंट्रोल्ड और सेरेमोनियल था, जहां पर आपको ऑर्डर, अथॉरिटी और ट्रेडिशन जो है देखने को मिलता है। फिर आपको एटमॉस्फेयर मिलता है कॉन्फ्लिक्ट और क्रुएलिटी का। जैसे लियर अपनी पावर छोड़ देते हैं, एटमॉस्फेयर टेंस और होस्टाइल हो जाता है। जो क्रुएलिटी है गॉन्ड्रिल और रीगन की, वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जिसमें आपको फियर, डिसरिस्पेक्ट और इमोशनल वायलेंस देखने को मिलता है। फिर आता है एटमॉस्फेयर क्योस और आइसोलेशन। जब लियर जो है जंगलों में भटक रहे होते हैं, तब उस टाइम पे एटमॉस्फेयर बहुत ही ब्लीक, हार्श और इनर टर्मोइल सिंबॉलिक हो जाता है। नेचर रिफ्लेक्ट करता है लियर का एक मेंटल ब्रेकडाउन और लोनलीनेस, यानी अकेलापन जो है, मानसिक तौर पे वो पूरी तरह से टूट जाता है और बिल्कुल ही अपने आप को अकेला महसूस करता है। तो जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है वो मॉरल डिके और इमोशनल सफरिंग को दिखाया जा रहा है, मिरर कर रहा है, जो कि पावर की मिसयूज और ट्रुथ के रिजेक्ट करने के कारण होती है। जो मेजर थीम है इस प्ले की वो है सिंसियरिटी वर्सेस फ्लैटरी। ये सेंट्रल थीम है प्ले की। कॉर्डेलिया यहाँ पे सिंसियरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि बहुत ही क्वाइट, ऑनेस्ट और एक्शन बेस्ड है। गॉन्ड्रिल और रीगन रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लैटरी को। उन्होंने बहुत एग्जैजरेटेड वर्ड्स का यूज किया, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर मीठी मीठी बातें करी ताकि उनको पावर मिल सके। तो शेक्सपियर बताते हैं कि जो सिंसियरिटी है उसको बहुत लाउड एक्सप्रेशंस की जरूरत नहीं होती, जबकि फ्लैटरी जो है वो डिसेप्टिव भी होती है और सेल्फिश, धोखा देने वाली चीज होती है। लियर की ट्रेजेडी जो है तब से शुरू हुई जब उन्होंने अपीयरेंस को ज्यादा अहमियत दी बजाय सिंसियरिटी। दूसरी थीम है प्राइड एंड ईगो। लियर की प्राइड एक किंग और फादर के तौर पे उसको सच देखने से रोकती है, उसकी आंखें बंद कर लेती है कि नहीं, तुम सच्चाई जो है वो नहीं सुनना चाह रहे, जो तुम्हारी तारीफ हो रही है, झूठी तारीफ हो रही है, तुम उसको जो है ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। उसका क्या मानना था कि जो वो रूल कर रहा है उसको बिना किसी क्वेश्चन के सब माने, और सब मानते हैं तो इसका मतलब उसे लगता है कि सब उससे प्यार करते हैं। और यहीं पर वो जो है उसको कोई सच्चाई बता देता है, बोलता है सच, तो वो लगता है कि वो उसकी अवमानना कर रहा है, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहीं पर जो लियर की ईगो थी वो प्रिवेंट करती है उसे केंट की बात सुनने से, कॉर्डेलिया को समझने से, और अपना जो एक क्रिटिसिज्म है, आलोचना, उसको एक्सेप्ट करने से। रिजल्ट क्या होता है कि इसी प्राइड के कारण उसका इमोशनल और पॉलिटिकल डाउनफॉल होता है। पावर एंड इट्स मिसयूज। ये प्ले स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है अथॉरिटी के मिसयूज। लियर ने अपनी पावर तो छोड़ दी, मतलब अब वो गॉन्ड्रिल और रीगन के साथ रह तो रहे थे, पर अभी भी उनसे उम्मीद कर रहे थे कि वो उनकी सारी बातें माने, जिससे क्या हुआ, कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। गॉन्ड्रिल और रीगन ने जो है अपनी अथॉरिटी को मिसयूज किया, बहुत ही वो क्रूअल, सेल्फिश और टायरेनिकल बन गई। तो शेक्सपियर सजेस्ट करते हैं कि पावर जो है बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी और विजडम की आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है। लॉयल्टी एंड ट्रुथ।
कैरेक्टर्स जो दिखाए गए हैं केंट और कॉर्डिलिया, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक बहुत ही लॉयल और मॉरल करेज को, ऐसी लॉयल्टी जिसको कोई हिला नहीं पाया। केंट ने एग्जाइल ले लिया, मरने तक को वो तैयार था, लेकिन उसने जो है सच बोला। उसे कोई मरने का डर नहीं था कि देश निकाला दे दिया जाएगा या राज से निकाल दिया जाएगा, तब भी उसने इस बात की कोई परवाह नहीं करी, उसने तब भी सच बोला। कॉर्डिलिया ने भी लाई बोलने से मना कर दिया, झूठ नहीं बोला, भले ही उसे कितना ज्यादा पर्सनल नुकसान उठाना पड़ा। तो ये जो प्ले है ये हाईलाइट करता है कि ट्रुथ जो है वो आपको कई बार हार्श लगेगा, मतलब सच जो है वो कड़वा होता है, आपके लिए तकलीफ ले सकता है, लेकिन मॉरली सुपीरियर होता है जो झूठ है उसके सामने। भाई जो लोग चापलूसी कर रहे थे वो उसके मुकाबले कहीं ज्यादा सुपीरियर थे, एटलीस्ट सच बोला, जो भी है वो सच्चाई के साथ। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिटेंड कर रहे हैं इसमें कि वो बहुत लविंग हैं, लॉयल हैं, जबकि जो सही मायने में केयर करते हैं उनको जो है मिसअंडरस्टूड किया जाता है और उनको पनिश किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो थीम है ये किस आइडिया को बता रही है कि जो आपको सामने से प्यार दिख रहा है वो हो सकता है वो झूठ हो, और जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही जैसे मेरी सच्चाई बता रहा है या मुझे जो है ऑनेस्टली मेरी कमियों को बता रहा है, वो जो है सिंसियर। अब देखते हैं कैरेक्टर स्केचेस। सबसे पहले किंग लियर। किंग लियर जो है एक ऐसे ट्रैजिक हीरो है जिनकी मेन फ्लॉ यानी कमी थी उनकी इनएबिलिटी कि वो लोगों को सही तरीके से जज नहीं कर पाते थे। वो पावरफुल थे, इमोशनल थे, पर बहुत ज्यादा उनमें घमंड था। वो ये चाहते थे कि सब लोग मेरे को प्यार करें, मेरी तारीफ करें, और नतीजा क्या हुआ कि बिना सोचे समझे उन्होंने डिसीजन लिए उसके चक्कर में। जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ा लियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। कहाँ उनकी एक तरफ रूल कर रहे थे, अथॉरिटी थी, और कहाँ वो बिल्कुल ही बेचारे दिखाए गए। जहाँ एक तरफ उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा था, घमंड था कि वो कितने आगे, किसी को कुछ समझ नहीं रहे थे, वही जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ तो जो है बहुत देर हो चुकी थी। तो एंड में जो है वो एक ट्रैजिक फिगर बन जाते हैं जिसको सच्चाई समझ में आती है, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि जो भी उन्होंने एक तरह से उनके डिसीजन के कारण डैमेज हुआ वो जो है अब दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता। फिर आती है कॉर्डिलिया। कॉर्डिलिया यहाँ पर मॉरल इंटीग्रिटी, ट्रुथ और एक जेन्युइन लव को रिप्रेजेंट कर रही है। वो अपने फादर को फ्लैटर करने से मना कर देती है और मानती है कि लव जो है एक्शंस के थ्रू दिखाया जा सकता है, ना कि बढ़ा चढ़ाकर मीठी मीठी बातें करके। ऐसा नहीं था कि उसकी चुप्पी जो है वो अपने पिता के प्रति एक डिसरिस्पेक्ट थी, नहीं, वो जो है पूरे उसमें सिंसियर रही, उसने अपनी सिंसियरिटी को नहीं छोड़ा। ये उसकी सबसे बड़ी मॉरल स्ट्रेंथ थी। वो चाहती तो वो भी अपने फादर को उसी तरीके से बातें बोल सकती थी और कहीं ज्यादा बेटर बोल सकती थी, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। वो लॉयल रही, भले ही उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और बिना किसी कड़वाहट के जब लियर को हेल्प की जरूरत थी तो वो वापस उनकी मदद करने के लिए भी आई। केंट का कैरेक्टर स्केच देखते हैं। केंट जो है यहाँ पर एम्बॉडीमेंट दिखाया है लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ड्यूटी का। वो हमेशा सच बोलता है बिना किसी डर के, भले ही इसके लिए उसको चाहे उसकी अपनी पोजीशन हो, उसकी अपनी फ्रीडम हो, वो तक उसे खोना पड़ा, लेकिन तब भी उसने जो है हमेशा सच का साथ दिया। कैंट की जो लॉयल्टी है वो सेल्फलेस है, क्योंकि कैंट को निकाल दिया गया था, लेकिन तब भी उसने जो है लियर की दोबारा से एक तरह से सेवा करने के लिए वो भेष बदल के आया। यानी कि वो लियर के प्रति इतना ज्यादा लॉयल था कि वो नहीं देख सकता था कि लियर जो है वो, उन्होंने वैसे ही इतनी बड़ी गलती करी थी कि उन्होंने कॉर्डिलिया पे विश्वास नहीं किया, लेकिन तब भी कैंट को भी उन्होंने निकाल दिया, उसकी पोजीशन से उसको हटा दिया, लेकिन कैंट ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वो उनके लिए दोबारा भेष बदल के उनके साथ रहने लगा। तो वो जो है एक ऐसे आइडिया को रिप्रेजेंट करता है कि जो सच्ची सर्विस होती है उसके लिए आप में मॉरल करेज होना बहुत ज़रूरी है। आप सामने अगर उसके वफादार हैं, अगर आप अपने मालिक के प्रति वफादार हैं, तो खाली उसकी बात मानना ही वफादारी नहीं होती, उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही वफादारी नहीं होती। आपको अगर मालिक गलत कर रहा है या राजा गलत कर रहा है तो आप में इतनी हिम्मत हो कि आप उसे रोक पाए गलत फैसला लेने से। दूसरा कैरेक्टर है गॉन्ड्रिल और रीगन का। गॉन्ड्रिल और रीगन एम्बिशियस थी, पावर हंग्री सिस्टर्स थी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी को गेन करने के लिए
झूठे एक्सप्रेशंस दिखाए लव के। एक बार जब वो पावर में आ गई तो वो पूरी तरह से अपने रियल जो उनकी अपना कैरेक्टर था उसमें आ गई। वो बहुत क्रूअल, कोल्ड और डिसरिस्पेक्टफुल थी किंग लियर के प्रति। तो ऑल टुगेदर दोनों ही रिप्रेजेंट करती हैं फॉल अपीयरेंसेस को, मॉरल करप्शन को और डेंजर्स ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। मतलब उनका जो एक पर्पस था, उनका जो एक गोल था, वो ये था ज्यादा से ज्यादा किंगडम में हिस्से को लेना। उनको क्योंकि किंग लियर ने उस पर बहुत ज्यादा आंख बंद करके भरोसा कर लिया कि ये लड़कियां मेरी तारीफ कर रही हैं तो यही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, तो वो जो उन्होंने था एक तरह से उसका जो खतरा था कि उनकी जो एक एम्बिशन है उसको वो नहीं भांप पाए और रिजल्ट क्या हुआ, किंग लियर को सफर करना पड़ा। ट्रैजिक नेचर जो है प्ले का वो कैसा है, किंग लियर जो है वो एक क्लासिकल ट्रेजेडी है जहां पर एक महान आदमी का डाउनफॉल होता है उसकी अपनी खुद की कमियों के कारण। जब उसको इस बात का एहसास होता है, ऐसे तो एहसास नहीं होता उसे एहसास क्यों हुआ, क्योंकि जब गॉनरेल और रीगन ने उसको बोझ समझ के उसके साथ क्रुएल्टी करी, उसको जब बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, दर्द दुख झेलना पड़ा, तब उसे इस बात का एहसास हुआ। तो जो जस्टिस थी, जो न्याय था, वो इस प्ले में बहुत लेट मिला। जो डेथ हुई कॉर्डिलिया और लियर की, वो एम्फेसाइज करती है कि जो मॉरल अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसा नहीं है कि हमेशा ट्रेजेडी को ना होने दे। मॉरल अंडरस्टैंडिंग बहुत लेट भी आती है, तब तक आपकी जो ट्रेजेडी है वो हो चुकी होती है। मतलब आपने जो जो एक हिंदी में लाइन कही जाती है ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई थी, अब आप उस चीज को रियलाइज कर रहे हो, तब तक अब आप जो कर चुके हो उसको दोबारा से पलटा नहीं जा सकता। ओवरऑल मैसेज क्या है प्ले का, शेक्सपियर कन्वे करते हैं कि ट्रू लव जो है उसको प्रूव किया गया ऑनेस्टी और सेक्रीफाइस के थ्रू। प्राइड और पावर जो है वो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर आप समझदार लोगों की जो एडवाइस है उसे इग्नोर करोगे तो आपके लिए वो एक डाउनफॉल का कारण बनेगी। सच्चाई दुख भरी हो सकती है, उससे तकलीफ हो सकती है, पर जो झूठ होता है वो आपको पूरी तरीके से तबाह कर देता है। अब देखते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर ने कैसे कंट्रास्ट जो है कॉर्डेलिया और उनकी सिस्टर्स के बीच में उसका यूज किया है एक्सप्लोर करने के लिए थीम ऑफ ट्रू लव वर्सेस फ्लैटरी। यहाँ पर शेक्सपियर ने जो कॉर्डेलिया है उसको बिल्कुल ही कंट्रास्ट कैरेक्टर दिखाया है अपने सिस्टर्स गॉनरेल और रीगन से, ताकि जो डिफरेंस है ट्रू लव और फ्लैटरी के बीच में उसको हाईलाइट किया जा सके। गॉनरेल और रीगन अपने लव को एक्सप्रेस करती हैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर, एक जैसे होता है ना नाटकीय अंदाज में बोलकर। पर्पस क्या था, लियर को इम्प्रेस करना और पावर को ज्यादा से ज्यादा हासिल करना। उनके जो वर्ड्स थे वो पूरी तरह से खोखले थे और बहुत ही तोल के वो शब्दों को बोल रही थी। अगर आपके दिल में जो बात है, आप अगर सही मायने में किसी से प्यार करते हैं तो आपको शब्दों को सोचना नहीं पड़ेगा, बहुत नपे तुले शब्द आप नहीं कहेंगे, आप जो दिल में आएगा वो बोलेंगे। यहाँ इनके वर्ड्स बिल्कुल खोखले थे, बहुत ही कैलकुलेटेड थे। और इस टाइम पे उनको क्या दिख रहा था, अपने पिता के प्रति उनको प्यार नहीं था, इस टाइम पे उनका एक गोल था कि हमें पावर या किंगडम ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। जब एक बार उनको कंट्रोल मिल गया तो उनकी जो क्रुएलिटी थी उसने उनकी जो भी उन्होंने बातें कही उसकी जो एक हॉलोनेस थी, खोखलापन, खालीपन जो था, उसको बाहर दिखा दिया। भाई अगर आपके मन में प्यार है ही नहीं तो आपको जिस चीज को आप चाह रहे हो, आप सिर्फ उसको लेने के लिए ये सब बातें कह रहे हो, जब आपको वो चीज मिल गई तो आपको काय का अफेक्शन। अब आपने जो बातें कही थी उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपका जो पर्पस था वो पूरा हो गया है। दूसरी तरफ कॉर्डिलिया जो है उसने अपने फादर की चापलूसी या फ्लैटरी करने से मना कर दिया। उसका क्या मानना था कि जो प्यार है उसे शब्दों में नहीं तोला जा सकता, और हम जो भी किसी से प्यार करते हैं वो पूरी सिंसियरिटी, ऑनेस्टी से उसको दिखा सकते हैं या फिर अपने काम और एक्शंस के थ्रू दिखा सकते हैं। उसका जो सिंपल और एक ट्रुथफुल रिस्पॉन्स था वो लियर को समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से जेन्युइन थी। उसका प्यार जो है अपने पिता के प्रति बिल्कुल जेन्युइन था, क्योंकि शेक्सपियर क्या वो सॉरी लियर को क्या था कि लियर जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते थे, उसी को वो प्यार समझते थे। तो शेक्सपियर यहाँ पे बताते हैं कि जो ट्रू लव होता है वो क्वाइट होता है, सिंसियर होता है, जबकि फ्लैटरी जो होती है वो लाउड होती है, डिसेप्टिव होती है, धोखा होता है इसमें।
इस कॉन्ट्रास्ट के थ्रू शेक्सपियर वार्न कर रहे हैं अगेंस्ट कि आप इमोशंस जो होते हैं उसको आउटवर्ड अपीयरेंस के माध्यम से आप जो है जज ना करें। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो आपके सामने मुंह पर हो रहा है या आपको बोला जा रहा है उसके बेसिस पर आप जज ना करें। लियर की ट्रेजेडी की शुरुआत ही तब से हुई जब उसने सबसे बड़ी गलती करी कि उसने जो है लव में फ्लैटरी को जो है ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, ऑनेस्टी को रिजेक्ट कर दिया। और इससे क्या प्रूव होता है कि वर्ड्स को एक्शन से ज़्यादा वैल्यू दी और उसी के कारण उसने जो है डिस्ट्रक्शन को झेला और मॉरल ब्लाइंडनेस हुई उसको। मतलब अगर ओवरऑल वैसे लाइंस को अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो आपने जो है एक्शन से ज़्यादा वर्ड्स को अहमियत दी कि आपके लिए जो कहा जा रहा है आप उस पर इतने ज़्यादा खुश हो गए कि आपको बाकी और चीज़ें दिखी नहीं। एक नैतिक तौर पे आपने आंखें मूंद ली उस चीज़ के लिए जो दूसरा आदमी आपको सच्चाई से कह रहा था। और इसी के कारण क्या हुआ, उसकी यानी लियर की जो है तबाही हुई, वो बर्बाद हो गया। टू स्पीक ट्रुथ टू पावर इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ लॉयल्टी। आपको इस बारे में जो कैंट का रोल है किंग लियर में उसको इस रेफरेंस से डिस्कस करना। कैंट जो है उसका क्या विचार है कि जो ट्रू लॉयल्टी है उसके लिए मॉरल करेज की जरूरत होती है बजाय ब्लाइंड ओबीडियंस के। मतलब कि आप अगर सही मायने में किसी के प्रति वफादार हैं तो ये नहीं कि आंख बंद करके जो वो कह रहा है आप उसकी बात को मानते जाएं। आप में इतना हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपका जो मास्टर है या जो आपका मालिक है वो गलत अगर कोई डिसीजन ले रहा है या गलत जजमेंट दे रहा है तो आप उसको रोके, आप उसको गलत फैसला लेने से मना करें, इतनी आप में हिम्मत हो। तो कैंट जो है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सीन ओपन होता है तो वो पूरी ऑनेस्टी जो कहते हैं उसके साथ लियर के लिए बोलता है या उसको वार्न करता है कि आप जो है कॉर्डेलिया के साथ बहुत ही अनजस्ट कर रहे हैं। ये जो आपका व्यवहार है कॉर्डेलिया के प्रति ये सही नहीं है। कैंट जो है समझता है कि जो लॉयल्टी है एक रूलर के प्रति उसका मतलब है कि आप जो है उसको गलतियां करने से भी रोके। उसको पता था कि कितना बड़ा रिस्क है, लेकिन तब भी कैंट ने अपनी सेफ्टी के बजाय सच को चुना। उसका जो बैनिशमेंट हुआ मीन्स उसको जो निकाल दिया गया वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि ऑनेस्टी जो है उसको पनिश जरूर किया जाता है, जबकि जो फ्लैटरी होती है उसको क्या होता है, रिवॉर्ड मिलती है। ऑनेस्टी सच्चाई में आप हमेशा देखोगे जो सच होता है, कहते हैं ना सच कड़वा हो, लेकिन एक बार जब आप सच बोल देते हो तो आपके मन से डर हट जाता। उस वक्त हो सकता है आपकी बात को कोई ना सुने, पर अगर आप सच्चे हो तो आपको बहुत देर तक अपनी बात को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप जो हो आप उसी बात पर टिके हुए। जबकि फ्लैटरी क्या होती है, चालाकी होती है, चापलूसी होती है। आपके सामने बहुत अच्छा है पर अगर आपकी पोल खुल जाए तो फिर आप क्या करोगे। इसीलिए कैंट जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से ट्रुथ को चूज करता है अपनी सेफ्टी के बजाय। उसको निकाल दिया गया तब भी उसको जो है इस चीज से कोई डर नहीं था। कैंट की जो है लॉयल्टी ऐसी थी जो कहीं भी डिगी नहीं, मतलब अपनी जगह से उसने अपनी लॉयल्टी जो थी वो बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो दोबारा लौट के आया भेष बदल के लियर को सर्व करने के लिए। इससे उसका डिवोशन पता चलता है कि उसकी जो एक अपने मालिक के प्रति जो ड्यूटी है वो बहुत ही सेल्फलेस है और किसी भी रिकॉग्निशन या रिवॉर्ड पर डिपेंड नहीं करती। शेक्सपियर ने यहाँ पर कैंट का इस्तेमाल किया है रीडिफाइन करने के लिए लॉयल्टी को, कि ये जो है एक ऐसी लॉयल्टी जिसमें करेज है कि किसी भी अथॉरिटी को वो चैलेंज कर सकती है अगर वो गलत करता है। कैंट के जो एक्शन है वो ये बताते हैं कि आप जो हैं किसी भी पावर के लिए अगर तब भी आप सच्चाई को साथ रखते हैं, सच बोलते हैं, भले ही आपको उसके लिए अपनी खुद की कितनी पर्सनल कीमत ना चुकानी पड़े, यही सबसे हाईएस्ट और सबसे एथिकल फॉर्म होती है लॉयल्टी। थर्ड क्वेश्चन है कि कैसे प्राइड जो है वो एक ट्रैजिक फ्लॉ की तरह एक्ट करती है किंग लियर के कैरेक्टर में। प्राइड जो है यहाँ पर एक सेंट्रल ट्रैजिक फ्लॉ माना जाता है। फ्लॉ मीन्स कमी मानी जा सकती है किंग लियर के कैरेक्टर की। लियर में क्या है, बहुत ज्यादा घमंड है एक राजा के तौर पे और एक फादर के तौर पे, जो उससे डिमांड करता है कि नहीं तुम मेरी जो है अगर पब्लिकली सबके सामने तारीफ करते हो
तो वो मेरे मतलब तुम मुझसे जितनी ज़्यादा मेरी सबके सामने तारीफ कर रहे हो, तुम मुझसे उतना ज़्यादा प्यार करते हो। वो ये चाहता है कि वो जो एक रूल कर रहा है उसको सब एडमायर करें, सब उसकी तारीफ करें। और यहाँ पर क्या है, आप अगर किसी इंसान की तारीफ कर रहे हो, वो जो कह रहा है आप उसे मान रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि ओबे कर रहे हो आप, तो आप उसको प्यार करते हो। कई बार आप जो है मजबूरी में भी जो वो कह रहा है आप उसे मान लेते हो। तो यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गया है कि सब मेरी बात मानते हैं, सब मेरे जो मैं कहता हूँ वो करते हैं, इसका मतलब सब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये जो उसका घमंड था ये उसे रोकता है कि उसने जो केंट की ऑनेस्ट एडवाइस थी उसको सुना नहीं, क्योंकि उसमें घमंड इतना ज़्यादा भरा हुआ था। या जो कॉर्डेलिया की एक सिंसियरिटी थी उसको उसने इस टाइम पे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करी। लियर के लिए जो ऑनेस्टी थी वो उसको उस वक्त किस तरीके से देख रहा था कि ये मेरी जो है रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मेरे साथ मेरी बातों को अगर नहीं मान रहे हैं, मेरे को डिसओबे कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से मेरे साथ बगावत कर रहे हैं, ये रेबिलियन हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं होता है ना, जब आपकी ईगो हर्ट होती है तो वो आपको और ज़्यादा आप में गुस्सा भड़का देती है। नतीजा क्या होता है, आप बहुत ही रैश डिसीजंस लेते हैं और उसी से जो है फिर आगे आप देखेंगे कि प्ले में किस तरीके से ट्रेजेडी की शुरुआत होती। जब पावर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट आपके हाथों से छिन गई, तब जाके लियर को अपनी जो कमियां थी उसका एहसास होना शुरू हुआ। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस थी ये उसमें बहुत देर से है। तो यहाँ शेक्सपियर पोर्ट्रे करते हैं कि प्राइड जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो आपके जजमेंट को भी एक तरह से सही जजमेंट लेने नहीं देती। आप क्या होता है, अपनी घमंड में, अपनी ईगो में एक तरह से सच्चाई के प्रति आप अपनी आंखें बंद कर लेते, आप देखना ही नहीं चाहते। और नतीजा क्या होता है कि आप फिर ऐसा लॉस अपने लिए कर बैठते हैं जो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता। फोर्थ क्वेश्चन है कि कैसे पावर जो है उसने चेंज करा बिहेवियर गॉनरेल और रीगन का जब उनको जो है किंगडम मिल गया। शुरुआत से ही हम लोगों को दिख रहा है इस चैप्टर में कि या इस प्ले में कि गॉनरेल और रीगन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी कर रही थी पावर हासिल करने के लिए। वो सही मायने में प्यार नहीं करती थी, पर क्योंकि वो कैरेक्टर दिखाना था इसलिए जब उनको पावर मिल गई तब उनका जो एक मॉरल बिहेवियर था उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, जिसे कहते हैं ना कि आपका और उनके बिहेवियर में कमी आने लग गई। कमी कैसे कि जो शुरुआत में आपके एक्सप्रेशंस थे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा राजा से लव करते हैं, वो बहुत जल्दी गायब हो गया। उसकी जगह क्या आ गया, क्रुएलिटी और एरोगेंस। उन्होंने लियर की जो एक रिस्पेक्ट थी, एक उसकी जो इज्जत होती है, उसको उससे छीन लिया और अब वो उसको फादर की जगह एक बोझ की तरह देख रही थी या ट्रीट कर रही थी। तो जब पावर उनको मिल गई तो यहाँ पर उस पावर मिलने के बाद उनकी जो सेल्फिशनेस थी या एक कंपैशन की जो कमी होती है वो यहाँ पर दिखाई देने लगी। अब उन्होंने जो पावर थी, अथॉरिटी थी, उसका इस्तेमाल किसके लिए किया, डोमिनेट करने के लिए, दबाने के लिए बजाय प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस चीज से शेक्सपियर एक वार्निंग दे रहे हैं कि पावर जो है अगर उसमें मोरालिटी नहीं होगी तो वो आपके कैरेक्टर को खराब कर देगी, करप्ट कर देगी। गॉनरेल और रीगन के थ्रू शेक्सपियर ये बताते हैं कि एम्बिशन और अथॉरिटी अगर रेगुलेटेड या चेक्ड नहीं हो कंशियंस से तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टायरनी, क्रूअल बन जाती हैं और इमोशनली जो है आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन देती हैं। ये गॉनरेल और रीगन का जो है बिहेवियर बताया गया कि कैसे जो है पावर मिलने के बाद उनका बिहेवियर में चेंज आता। फिफ्थ क्वेश्चन है कि शेक्सपियर ने जो है जो कैरेक्टर्स थे जिन्होंने सच बोला उनको पनिश क्यों किया और जिन्होंने फ्लैटरी करी उनको जो है रिवॉर्ड क्यों दिया, एटलीस्ट शुरुआत में। तो यहाँ आंसर ये हो सकता है कि शेक्सपियर ने जानबूझ के जो फ्लैटरर्स थे उनको रिवॉर्ड दिया और जो सच बोलने वाले थे उनको पनिश किया, ताकि जो एक दुनिया में इनजस्टिस होती है उसको दर्शाया जा सके। जो कैरेक्टर्स थे कॉर्डेलिया और केंट के, वो इसलिए सफ़र करते हैं क्योंकि यहाँ ऑनेस्टी जो थी, उनकी जो सच्चाई थी, उसने अथॉरिटी को चैलेंज किया था। उन्होंने जो अपना एक कंफर्ट है उसको छोड़ दिया था, उसको उसकी भी परवाह नहीं करी थी। उन्होंने जो है सफरिंग झेल ली क्योंकि उन्होंने सिंसियरिटी के साथ अथॉरिटी को चैलेंज किया। दूसरी तरफ गॉनरेल और रीगन जो हैं वो थोड़े समय के लिए तो सफल हो गई क्योंकि
उन्होंने जो इस तरह से फ्लैटरी करी अपने फादर की, उससे उसकी ईगो सेटिस्फाई हो गई, उनको पावर मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनका ये जो एक रिवॉर्ड था वो टेम्पररी था। तो ये जो एक रिवर्सल हाईलाइट दिखाई गई है, ये जो है आयरनी को दर्शाती है कि ट्रुथ जो है हो सकता है कई बार अनवेलकम्ड होता है, जबकि जो डिसेप्शन है यानी जो धोखा है वो हमें बहुत आसान लगता है। शेक्सपियर यहाँ पर इंश्योर करते हैं कि ये जो इम्बैलेंस है ये टेम्पररी है। फ्लैटरर्स जो होते हैं वो अपने ही खुद के करप्शन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जबकि जो सच बोलने वाला होता है वो अपनी उसकी जो एक मॉरल सुपीरियरिटी होती है उसको वो बरकरार रखता है। ये जो पैटर्न है ये आपको एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है कि मॉरल जस्टिस जो है वो उसमें देरी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वो कभी आएगी ही नहीं। क्या किंग लियर जो है वो ट्रेजेडी है फेट की या ट्रेजेडी है कैरेक्टर की? इसके आपको रीजंस देने हैं। तो किंग लियर जो है बेसिकली ट्रेजेडी है कैरेक्टर की बजाय फेट की। लियर का जो डाउनफॉल था वो उसके अपने खुद के डिसीजंस के कारण हुआ। उसमें जो घमंड था, उसका जो जजमेंट लेने का तरीका था वो गलत था, या उसने अपनी अथॉरिटी का मिसयूज किया। कोई बाहरी फोर्स ने उसको मजबूर नहीं किया कि तुम कॉर्डिलिया को जो है निकाल दो या तुम किंगडम जो है वो अनजस्ट तरीके से डिवाइड करो। पर जो हालात थे उन्होंने उसकी जो सफरिंग थी उसको और ज्यादा खराब बना दिया। और इसकी वजह क्या थी? खुद किंग लियर के लिए गए फैसले या उनकी जो कमियां थी। उनको जब इस बात का एहसास हुआ कि हाँ उन्होंने गलती करी, तो वो जो है बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ पर जो ट्रैजिक आइडिया है वो क्या है कि सेल्फ नॉलेज जो होती है, कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमारे को एहसास भी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो डिस्ट्रक्शन है उसको हम रोक लेंगे। सेल्फ नॉलेज हमेशा जो है डिस्ट्रक्शन को रोक नहीं पाती। कई बार सेल्फ नॉलेज हमें बहुत देर से आती है, तब तक हम गलती जो है वो कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर शेक्सपियर ट्रेजेडी को जो है पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये जो है कॉन्सिक्वेंस है ह्यूमन वीकनेस की, बजाय इसके कि ये एक अनअवॉइडेबल डेस्टिनी की। मतलब हम ये नहीं कह सकते भाग्य के कारण हुआ, नहीं, हमारी खुद की जो कमियां हैं उसके कारण हमारे को ये ट्रेजेडी झेलनी पड़ी। सेवेंथ एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट करिए जो कैरेक्टर्स हैं किंग लियर और कॉर्डेलिया की। तो यहाँ पर किंग लियर और कॉर्डेलिया दोनों ही बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग एटीट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लव, अथॉरिटी और ट्रुथ के प्रति। किंग लियर एक पावरफुल रूलर हैं जिनका जजमेंट जो है वो किस पर बेस्ड है? प्राइड और इमोशनल इनसिक्योरिटी। वो लव की बराबरी किससे कर रहे हैं कि सबके सामने उनकी तारीफ करी जाती है अगर, तो उनके लिए वो लव है। या उनका ये मानना है कि जो अथॉरिटी है उनकी, उस पर कोई भी, या उनका जो रूल है उस पर कोई भी क्वेश्चन ना उठाए। ये जो लियर का डिजायर है अपने लिए एक एडमायरेशन का, कि उनकी तारीफ हो, उनको सब प्रेज करें, उसी के कारण वो जो है जजमेंट सही नहीं करते, मिस जज करते हैं सिंसियरिटी को। जो सही मायने में सच्चाई थी उसको वो मिस जज करते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि वो जो फ्लैटरिंग होती है यानी जो चापलूसी होती है उसको तो वो रिवॉर्ड दे देते हैं, और जो सच्चाई होती है, ट्रुथ होता है, उसको वो पनिश करते हैं। उनकी ये जो ट्रेजेडी होती है वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की इनएबिलिटी के कारण होती है, क्योंकि वो जो है जो अपीयरेंस है और जो रियलिटी है उसमें डिस्टिंग्विश या डिफरेंस नहीं कर पाते। मतलब जो उनको सामने दिखाया जा रहा है और जो एक्चुअल में है रियलिटी, दोनों में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसी वजह से उनको इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी फेस करनी पड़ती है। वहीं कॉर्डेलिया दूसरी तरफ एक आप एम्बॉडीमेंट मान सकते हैं ट्रुथ की, मॉरल इंटीग्रिटी की और क्वाइट स्ट्रेंथ की। उसका क्या विश्वास है कि लव जो है वो एक्सप्रेस करना चाहिए ड्यूटी के थ्रू। मीन्स आप जो काम करते हैं उससे आपका लव जो है वो देखना चाहिए, आपके एक्शन से दिखना चाहिए, बजाय आप दूसरे के सामने उसके लिए मीठे मीठे बोल के या उसकी झूठी तारीफ करके। उसका जो रेफ्यूजल था, मतलब उसने जो मना कर दिया कि वो अपने पिता की झूठी तारीफ नहीं करेगी, वो उसका ऐसा नहीं था कि वो अपने फादर की बात को नहीं मान रही, उन्हें डिसओबे कर रही है, बल्कि उसने अपने आप में ये सोचा कि नहीं, मुझे सच्चाई का साथ देना चाहिए। जो सच है वो यही है कि मैं अपने फादर से प्यार करती हूँ, पर इस तरह से दिखावा नहीं करना कि मैं उनके सामने खूब मीठा मीठा बोलूँ, उनकी बहुत ज्यादा बड़ाई करूँ। इसी तरीके से
लियर के जैसे नहीं, कॉर्डिलिया जो है वो वैल्यू किसको करती है, सिंसियरिटी को, रिवॉर्ड से ज़्यादा उसके लिए सिंसियरिटी जो है वो मायने रखती है। और उसने ये मंजूर किया कि मैं अपने जो भी मेरे सिद्धांत हैं उन पर मैं कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, मेरे को सफरिंग मंजूर है लेकिन मैं जो हूँ सिंसियरिटी अपनी जो है उसको नहीं छोड़ूंगी। लियर जो है, जहाँ एक तरफ उनको जो एहसास होता है वो किसके थ्रू होता है, सफरिंग के थ्रू। जब तक उसे समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और कॉर्डेलिया का जो कैरेक्टर है वो थ्रू आउट द प्ले मॉरल तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, वो अपनी सिंसियरिटी कहीं पर भी नहीं छोड़ती। यहाँ इनकी जो रिलेशनशिप है वो क्या हाईलाइट कर रही है कि अगर आप घमंड करते हैं तो उसके क्या ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं। और जो सही मायने में ट्रुथफुल लव होता है उसकी जो अहमियत होती है उसका जो है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई है। तो कंक्लूजन क्या है कि लियर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसी फ्लॉड अथॉरिटी को जो वैलिडेशन चाहती है,